राइट चॉइस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। आज बात हम इसी पे करेंगे। एक कहावत है कि सेहत है तो सब कुछ है, तो चर्चा सेहत की होगी। कुछ वक्त पहले द लैंसेट की रिपोर्ट में भारत की सेहत से जुड़े कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे और इस रिपोर्ट में अनुमान ये लगाया गया कि 2050 तक भारत की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार हो सकती है। वैसे हमारे देश में करीब 45 करोड़ लोग ओबेसिटी की चपेट में हैं और अब स्कूली बच्चों पर एम्स की एक रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जिसमें यह पाया गया है कि करीब 34% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। ऐसे में कई सवालों के जवाब हमें तलाशने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल तो यही कि बचपन पर मोटापा भारी क्यों प्राइवेट स्कूलों में तेजी से मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक कंपैरिजन प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों का है, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिटनेस को लेकर क्या है इंडिया का प्लान, ये भी बताएंगे। और मोटापे से कैसे लड़ेगा इंडिया, और ऐसे में फिटनेस और खान पान को लेकर क्या हो हेल्दी इंडिया की राइट चॉइस, ये सब आपको आगे बताएंगे। तो बात सबसे पहले एम्स की स्टडी की कर लेते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको बताऊंगी और फिर उस पर हम करेंगे चर्चा। और ये डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि चौंकाने वाले आंकड़े इसमें भी हैं। स्टडी ये कहती है कि दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाई बीपी और छिपा मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। स्टडी में चेतावनी भी दी गई है कि मोटापा आगे चलकर डायबिटीज, दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। अब इसमें एज ग्रुप भी है, जिसमें 6 से 19 साल के 3888 बच्चों पर हुई रिसर्च में यह पाया गया कि मोटापा, डिस्लिपिडेमिया और ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण निजी स्कूलों में अधिक हैं। इसका कंपैरिजन किया गया है प्राइवेट स्कूलों से। हालांकि सरकारी स्कूलों में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। स्टडी के मुताबिक निजी स्कूलों में मोटापे की दर 24.02% है, जो सरकारी स्कूलों की संख्या से 5 गुना ज्यादा है। स्टडी में 34% बच्चों में डिस्लिपिडेमिया पाया गया है, यानी कि फैट ज्यादा है लेकिन मसल मास काफी कम है। और इस रिसर्च में 1985 छात्र सरकारी स्कूलों और 1903 निजी स्कूलों के छात्र शामिल किए गए थे, जिनमें औसतन 13.4% छात्र सामान्य रूप से मोटे पाए गए हैं, जबकि 9.2% छात्रों में पेट की चर्बी से संबंधित मोटापा पाया गया है। और ये 2016 में इसी तरीके की एक स्टडी के रिजल्ट से काफी ज्यादा है, जिसमें मोटापे की दर 5% बताई गई थी। तो हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भी देश में बढ़ते मोटापे की समस्या का जिक्र किया था और इसे छोटी छोटी कोशिशों के जरिए कम करने की सलाह भी उन्होंने दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी की देश से अपील पर FSSAI भी एक्शन मोड में आ गया है और उसने राज्यों को मोटापा रोकने और तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। FSSAI देश में खाद्य पदार्थों से जुड़ी सुरक्षा और मानकों पर काम करता है। प्रधानमंत्री की मोटापे के खिलाफ अपील पर FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। FSSAI ने अपने सुझाव में खाने में तेल की खपत में 10% की कमी लाने, संतुलित आहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये भी बता दें कि FSSAI के तमाम निर्देश ईट राइट इंडिया कैंपेन का हिस्सा हैं और ये कैंपेन भारत सरकार और FSSAI की पहल पर शुरू हुआ था 2018 में और इसकी टैगलाइन ही रखी गई थी कि सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट इंडिया कैंपेन 3 व्यापक स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहला तो यह है कि स्वस्थ खाएं, दूसरा सुरक्षित खाएं और तीसरा स्थायी रूप से खाएं। साल 2050 के लिए ईट राइट इंडिया का विजन सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ, टिकाऊ भोजन की संस्कृति बनाने के इर्द गिर्द ही तय किया गया है। तो आज ही ईट राइट कैंपेन के तहत ही FSSAI ने 100% फ्रूट जूस का दावा करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने लेबल विज्ञापन से 100% फ्रूट जूस का दावा बिल्कुल हटा दें, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती है। FSSAI की ओर से जूस कंपनियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अर्जुन हैं हमारे साथ, इस वक्त बैरियाट्रिक सर्जन हैं सर्वोदय अस्पताल से। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बघाई हमारे साथ हैं, सीनियर पेडिट्रिशियन है। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा सीनियर डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है। रेणु शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर है इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ स्कूल से। डॉक्टर योगेश खुराना
पेडिट्रिशियन हैं और साथ ही साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अर्जुन, आपसे शुरुआत करते हुए, जो अभी फिलहाल हम ईट राइट इंडिया की कैंपेन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन अभी फिलहाल जुड़े नहीं है। डॉक्टर संजीव से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आंकड़े मैंने बताए, जिसमें एम्स के भी आंकड़े हैं, जिसमें ये कहा गया है, सबसे पहले तो यही सवाल की कंपैरिजन जो किया गया, बच्चों से ही शुरुआत करते हैं। मोटापा एक बड़ी समस्या है हमारे देश में ही, हम जानते हैं इसका असर कहाँ कहाँ किस किस बीमारी पर होगा, उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन जो कंपैरिजन किया गया, इस वक्त आप देश की स्थिति कहाँ पर देखते हैं जब हम हेल्दी इंडिया की बात करते हैं? कहाँ खड़ा है इंडिया उस कैंपेन में? गुड इवनिंग। ये काफी अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमें देखी जा रही हैं, स्पेशली पिछले 10 सालों में के बच्चे फ्रॉम द एज ऑफ 3-4 साल से आगे जाके 15, 16, 17, 18 साल तक मोटापा बढ़ रहा है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। पेरेंट्स को इस चीज का पूरा ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से उनको डाइट दी जाए, किस प्रकार की डाइट दी जाए। ज्यादातर बच्चे इंडोर रहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं, आईफोन पे, टेलीविजन पे, आईपैड पे। और जो पुराने जमाने में जब हम बच्चे थे, बाहर खेलना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, आउटडोर एक्टिविटी करना, वो ना के बराबर हो गया है। मोर इम्पोर्टेंटली अब ये जो फास्ट फूड का ट्रेंड आया है, जो हम जंक फूड कहते हैं, एक्चुअली जंक ही है ये फूड। उसमें जो फैट की मात्रा, शुगर की मात्रा, ट्रांस फैट्स की मात्रा, ये सब चीज जबरदस्त हानिकारक है। तो हमारा ओवरऑल हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का फर्ज बनता है कि खाली ट्रीटमेंट ना दें, बट पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के जो इम्पैक्ट होता है, उनको ठीक तरह से समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमने अभी प्रिवेंट नहीं किया, अगले 5-10 सालों में हम ये डिसीजेस बहुत ज्यादा देखेंगे। एंड में मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं और हम लाइफ भूल जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर योगेश खुराना भी हमारे साथ है, पेडिट्रिशियन है। डॉक्टर साहब, जब हम हेल्दी इंडिया की बात करते हैं, जब हम हेल्दी इंडिया का जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी कही है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, शुरुआत बच्चों से होगी। घर का माहौल, क्या खाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। हम एक्चुअली घर में जो डाइट बनती है या फिर जो खाना हम बाहर जाके खाते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, उनकी चॉइस के हिसाब से। वही पेरेंट्स आमतौर पर घरों में देखा गया है कि वो वही खा लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का टिफिन होता है, हम उसमें क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर योगेश, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। आजकल देखा है कि स्कूलों में भी बच्चे, हार्ट के पेशेंट्स भी हैं, ओबेसिटी के बाद उनको कई बच्चे ऐसे हैं जो डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर योगेश, तो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज है कि हम पेरेंट्स जो खाना खा रहे हैं वो बच्चे देखते हैं। तो जब हम पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो हमको बच्चों को साथ में बिठा के खिलाना है। अच्छी ईटिंग हैबिट्स उनको वहीं से आती हैं कि जो वो देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स खा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो खाना घर पे बन रहा है, हमारा जो न्यूट्रिशन रिच खाना हम घर पे देते हैं, वही खाना हम बच्चों को दें, रादर देन के लिए उनके लिए स्पेशल खाना बनाएं या बाहर से जैसे जिस तरह से फास्ट फूड एंड जंक फूड उनको दें। इसमें जो मेजर एक हम प्रॉब्लम देखते हैं कि मील्स तो चाहे बच्चे साथ में करते हैं, बीच में जो उनका स्नैकिंग होता है, जो वो स्नैक्स खाते हैं, उसमें जनरली फ्राइड फूड्स और अनहेल्दी फूड्स का सबसे ज्यादा वो होता है। तो स्नैकिंग के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि स्पेसिफिकली फ्रूट्स दिए जाए रादर देन कि उस वक्त फ्राइड फूड एंड उस वक्त जंक फूड दिया जाए। एक और जो मेजर प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है कि बच्चों को टीवी के सामने बैठ के खाना खिलाना। तो बच्चों में अपना एक सोसाइटी का वो होता है, बट जब वो टीवी के सामने बैठ के खाते हैं तो उस वक्त वो फिर ज्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हमको जरूरी है कि बच्चे जब खाएं तो वो फैमिली के साथ बैठ के टेबल पे खाएं। कुछ एक चीज़ें जिसका ख्याल रखना है, हम आपसे आगे भी जानेंगे। डॉक्टर गीतिका न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और डॉक्टर गीतिका, आज आपकी भूमिका यही रहेगी, ईट राइट, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो सबसे बड़ी समस्या आज की माओं की भी होती है, लोगों की भी होती है, कि बच्चों को हम कैसे पैकेज्ड फूड से दूर रखें, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, वो सब आपसे जानेंगे। लेकिन रेणु जी, आपके पास आते हुए, रेणु जी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक शो किया था जिसमें सीबीएसई ने बाकायदा कहा है कि अब स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने की बात होगी, और वो भी इसी कैंपेन का हिस्सा है। यानी स्कूलों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कैंटीन में क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, उसमें कितना न्यूट्रिशियस फूड है, इसके अलावा बच्चों के टिफिन में क्या कुछ आ रहा है। और स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को और उनके अभिभावकों को एजुकेट करें।
राइट। नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा एक सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से भी, और इसके पहले मैं कहना चाहूँगी शुगर बोर्ड की बात आज आई है, बट अगर हम बात करें एनसीपीसीआर की, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करता है, तो उसमें से एक राइट ये भी है, द राइट टू हैव हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफ। तो उसके तहत आज की डेट में हम देखें तो जो मेरा इंटेक, जो मेरा कैलोरीज मेरी डाइट में होना चाहिए, जो 5% होना चाहिए शुगर से, वो आज की डेट में बच्चों का लगभग 15%, 15 से 17% जा रहा है, विच हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। उसके लिए एज अ प्रिंसिपल मैं बोलूँ, एज एन एजुकेशनिस्ट अगर बोलूँ, तो एक हमारा प्रोग्राम है स्कूल एंड हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को ने किया है। ये काफ़ी दिनों से है, जिसकी मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, जिसमें कि प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं, एंड उस प्रोग्राम को हम अपने करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। लाइक वॉट एवर, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हेल्थ जो है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती। हेल्थ को हमें होलिस्टिक नज़रिए से देखना चाहिए। इसमें आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सारे एरियाज 11 मॉड्यूल्स हैं जिसको ये प्रोग्राम कवर करता है, जिसको कि हम अपने करिकुलम के साथ सिंक करके रन करते हैं अपने स्कूल में। एक तो ये हुआ। आपने बात कही कैंटीन की, बिल्कुल ठीक है। कैंटीन एक एस्पेक्ट है जहाँ पे कि जंक फूड या एरिएटेड ड्रिंक्स, जो कि सर्कुलर कहता है कि ये सब नहीं होनी चाहिए, वो पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो उसके लिए भी वी टेक स्टेप्स, जहाँ पे कि हमने एक ऐसा ऑप्शन चुना है जहाँ पे कि हम ये इंश्योर करते हैं कि कैंटीन का पूरा प्रोटोकॉल हो, इसका एक एसओपी हो, हम वहाँ ब्राउन्स रखें, ग्रीन्स ज़्यादा रखें, एरिएटेड ड्रिंक्स ना रखें। ऐसा एमओयू हम साइन करते हैं जिसको भी हम कैंटीन रन करने देते हैं, सो दैट वी इंश्योर। सेकेंडली, हमने एक कैंटीन को एक ऐप के साथ लिंक किया है, जहाँ पे कि पेरेंट घर बैठ के उसको ट्रैक कर सकता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड द चाइल्ड हैज ईटन, उसको वो घर पे बैठ के ट्रैक कर सकता है। तो ये एक स्टेप है जो हम कर रहे हैं। दूसरा, जब बच्चा टिफिन, हम ओरिएंटेशन सेशंस करते हैं पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे कि हम उनको बताते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर द चाइल्ड एंड व्हाट इज बैड, और हम उनको हैंडआउट्स भी देते हैं जैसे कि वो घर पे जाके आराम से पढ़ सके। ओरिएंटेशन सेशंस हो गए। हम अपने टाइम टेबल में फ्रूट ब्रेक्स रखते हैं। एवरी डे देयर इज अ फ्रूट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, जहाँ पे हर बच्चे को फ्रूट लाना जरूरी है। और जो वो टिफिन लाता है, मेरे सारे टीचर्स बैठकर अपने बच्चों के साथ टिफिन खाते हैं लंच पीरियड में। दे डोंट गो आउट, मतलब ऐसा नहीं कि टीचर्स कहीं और बैठे हैं, दे ईट टुगेदर, जिससे क्या होता है कि टीचर नजर रख पाती है, चेक कर पाती है कि व्हाट काइंड ऑफ, और फिर हम अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को बताते हैं। ठीक है, ये तमाम बातें आपने कही जो आप अपने स्कूल की तरफ से ये इस तरह का एक कैंपेन भी आप चला रहे हैं ताकि बच्चों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना मिल पाए। लेकिन ऑनेस्टली ये बताइए कि बच्चों के टिफिन में कितना हेल्दी खाना होता है? एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आके यही कह देते हैं, क्योंकि देखिए बात सही है, अगर सीबीएसई कह रहे हैं सीबीएसई सर्कुलर निकाल देगा, आपको मैंडेटरी वो चीज़ रखनी होगी, लेकिन पेरेंट्स को एजुकेट करना, उनको काउंसिल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड ऑफ द डे एक दिन न्यूट्रिशियस फूड आएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन पेरेंट्स खुद ही कहेंगे यार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे का टिफिन एज इट इज़ घर पे आ जाता है, वो कुछ खा के नहीं आता, कुछ भी दे दो कम से कम वो कुछ तो खाएगा। ये धारणा बहुत, इसी को ब्रेक करना पड़ेगा। ऑनेस्टली बताइए बच्चे के टिफिन में कितने दिन हेल्दी फूड रहता है? देखिए, ये इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बोलूँ, आपने अभी अपने रिपोर्ट में कहा कि प्राइवेट स्कूल में ओबेसिटी के केसेस ज्यादा हैं। वाई? इसका रीजन हमें समझना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल में कौन बच्चे आ रहे हैं, वो जो अच्छी फीसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वेल टू डू फैमिलीज हैं, एंड वहाँ पे ज्यादातर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये भी एक एंगल है, ऐसा नहीं वो अवेयर नहीं है, बट दे हार्डली हैव टाइम फॉर दिस। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको हमें एज एन एजुकेटर करते रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 100% बच्चा नहीं लाता है न्यूट्रिशियस फूड, लेकिन उसके लिए हमें फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। हम, हमारे टीचर्स कॉल करते हैं पेरेंट्स को कि मैम ऐसा हुआ, एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, सो बी केयरफुल। और हम अपने इन हाउस मील्स का ऑप्शन भी देते हैं क्रैश फैसिलिटी में। अगर ऐसा कुछ है, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कुक कर पाए, प्लीज लेट अस नो। हम यहाँ से अब दाल चावल टाइप का कुछ ऐसा घर का खाना टाइप वी कैन प्रोवाइड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देख लें कि कुपोषण वर्सेस अति पोषण, ज्यादा ओवर ईटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही। डॉक्टर अर्जुन, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि डॉक्टर खुराना ने बड़ी अच्छी बात है कही कि हम एक मील्स तो खिला देते, लेकिन जो मिड मील्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। अब क्या कारण आप देखते हैं भारत में ज्यादातर बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं? जी, ये रेनू मैडम ने जो बताई बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चेक नहीं रखते हैं। जो उन्होंने ऐप भी डेवलप करा है कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी, तो उसके अंदर कैलोरीज जा रही हैं। एक तो जो आपने बोला भी, व्हाट वी हैव टू सी इफ वी आर ईटिंग राइट,
the right should be in the quality and quantity as well. That is selected portions. हमारा portion भी बहुत जरूरी है कि right होना चाहिए. बिल्कुल. हम सोचते तो हैं कि हाँ ये हेल्दी है, बट उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है. स्पेशली बच्चों में जो आजकल ओबेसिटी हो रही है, वो यही जो उन्होंने बताया कि पेरेंट्स जो है चेक नहीं रख पाते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं. तो उसकी वजह से उसको कैजुअल करने के लिए, या बच्चा कभी परेशान होता है, मूड ऑफ होता है, वो कहता है नहीं मुझे तो यही खाना है, तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उसके साथ खेलने का, उसके पास उसको समझाने का. तो उसी चक्कर के लिए उसको ये टाइम हम अवॉइड कर सकें, कि हम उसकी परेशानियों को अवॉइड कर सकें, हम उसको कह देते हैं कि चल तेरे लिए आज बाजार से कुछ ना कुछ मंगा देते हैं. स्विगी, जोमेटो, घर में बैठी हुई डिलीवरीज जो हमारे पास आती हैं, ये सबसे बड़ा कारण है. नहीं सर, पैकेज्ड फूड कितना बड़ा कारण है. आप मान लीजिए कई पेरेंट्स कह देते हैं कि हम तो बाहर से कुछ नहीं मंगवा रहे हैं, लेकिन जो आप घर में कुक कर रहे हैं वो भी तो फ्रीज है ना, फ्रोजन फूड है ना, वो भी पैकेज्ड फूड है जो आप कुक करके दे रहे हैं. वो कितना हेल्दी है? बिल्कुल, इसलिए वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है. दैट इज व्हाई आई सिंगल-हैंडेडली प्रोफेस टू ऑल माय पेशेंट्स, सबके लिए अपने घर पे भी हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं कि सिर्फ फ्रेश फूड खाया जाए, फ्रेशली कुक्ड दाल, चावल, रोटी, which is absolutely wonderful and healthy in all. हम सर साथ ही साथ ना ऑप्शंस भी देते जाएं. हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है. डॉक्टर गीतिका को हम इसीलिए आज डॉक्टर गीतिका हमारे साथ हैं. जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा हूं ऑप्शन घर का खाना है मैडम. घर का, मैं वही कह रही हूँ ना. अब उस घर के खाने में भी जरा ऑप्शंस दे दी जाए. हमारी स्क्रीन पे साइड पे पूरियां तली जा रही हैं, समोसे बन रहे हैं. अच्छा डॉक्टर गीतिका, पकौड़े समोसे हेल्दी हैं या बर्गर पिज्जा हेल्दी, ये बता दीजिए. क्योंकि देखिए आप किसी भी इंसान से, भारतीय में से, स्पेशली इंडियन के, वहां से चटोरापन निकाल नहीं सकते हैं. कौन सा ज्यादा हेल्दी है और हफ्ते में कितनी बार आप खा सकते हैं? अगर हम बात करें तो बर्गर पिज्जा अगर खाना है तो पिज्जा के अंदर भी मोटा बेस के बजाय हम उसको थिन क्रस्ट पिज्जा कर सकते हैं. अगर हम बर्गर की बात करें तो मैदा के बर्गर के बजाय हमें उसको होल व्हीट बर्गर करना है, तो हमने ये करना है. और अगर हम उसकी बात करें फ्राइड की, पूड़ी की और पकौड़ों की, तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फ्राइंग पूड़ी एंड फ्राइंग द पकौड़ास, हम उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं और नॉन स्टिक पे बना सकते हैं. और जो अभी तक बात हो रही थी स्कूल्स में हेल्दी ईटिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग्स में पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, विमेन को अवेयर करना चाहिए हेल्दी ईटिंग के बारे में. और आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर आप उनको कॉन्शियसली बताएंगे कि ये फूड खाने से आपके ये नेगेटिव्स हैं और ये फूड खा के आपको ये, अगर आप मखाना खाएंगे, फॉक्सटेल खा के आपको हाई कैल्शियम मिलेगा, अगर आप एग्स खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, अगर आप आलमंड वॉलनट्स खाएंगे तो ये हेल्दी फैट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर फूड के साथ उनको बेनिफिट्स बताएंगे तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए उसको इंक्लूड करना आसान हो जाएगा. जैसे अगर हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो हम हाई फैट पाव भाजी बनाने के बजाय हम उसको लो फैट या लो कैलोरी में बना सकते हैं. दाल मखनी में मक्खन डालने के बजाय उसके अंदर दूध डालकर उसको लो कैलोरी से बना सकते हैं. तो हर फूड को हम ऑप्शन होते हैं कि उसको लो कैलोरी में कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल, ये जिम्मेदारी रेणु जी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं कहूँगी कि यहाँ पर फादर्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए. गीतिका जी ने कहा मदर्स को, क्योंकि कई बार बच्चों को बिगाड़ते पिताजी. बच्चे तो, मम्मी तो कह देंगी कि ठीक है बेटा खा लो, और पिताजी पीछे से कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं खाना तो हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इस पर बात करेंगे. लेकिन मोटापा आता है तो बीमारियां भी साथ ही साथ लेके आता है. और WHO की अगर माने तो मोटापा या फिर ओवरवेट होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है, हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं. हार्ट से जुड़ी बीमारियां, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं. ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत में कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती, पाचन की बीमारियां भी इससे हो सकती है. तो ये तमाम इश्यूज हैं. जाहिर सी बात है कि बीमारियां काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंचे उससे पहले ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किस तरीके से हमारे मन पर, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारे मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है. तो ये भी एक बड़ा सवाल है. प्रोफेसर संजीव, अब आपको इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं जो बच्चा खा रहा है उससे उसका बिहेवियर भी डेवलप हो रहा है. क्या खाना हमारे, आजकल हमने देखा है कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, क्या आप इसके पीछे एक बड़ा कारण खाने को मानेंगे, अनहेल्दी खाना?
तो एक बहुत फेमस व्हाट्सएप पर जोक आता है। एक डॉक्टर एक यंग पेरेंट्स को पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा इतना मोटा है, डज ओबेसिटी रन इन योर फैमिली? और फादर ने कहा नो वन रन्स इन माय फैमिली। फैक्ट यही है कि फिजिकल एक्टिविटी को हमने बैक सीट दे दिया है एंड इजी लाइफ को हमने इनगल्फ कर लिया है। तो जो ओबेसिटी है, जो सारी जेनेसिस, ये जो प्रॉब्लम है, ओरिजिन है, वो बचपन से शुरू होता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स में ये बीमारियां देखी जाती हैं। हार्ट पर असर पड़ता है ओबेसिटी का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स। ब्रेन पर असर पड़ता है, कॉग्निटिव इफेक्ट, मेमोरी, अटेंशन स्पैन, अग्रेसिवनेस, ये सारा मोटापा कारण है। जॉइंट्स एंड मसल्स पर असर पड़ता है। लेटर ऑन इन लाइफ इनफर्टिलिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, प्लास्टिक का इसका बहुत ज्यादा मात्रा ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड। जो हम प्लास्टिक का जो हैजर्ड है, माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, कैंसर्स, इंटेस्टाइनल एब्नॉर्मेलिटीज, थ्रोम्बोएम्बोलिक जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ये सारी चीज ओबेसिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ओबेसिटी अब इसको हम सिम्टम नहीं कहते हैं, ओबेसिटी को अब मेडिकली हम एक डिजीज कहते हैं। जब तक हम उसको इम्पोर्टेंस ना दें, वो दायरा ना दें, हम इसको एग्रेसिवली डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो ओबेसिटी का इंक्रीज परसेंटेज ईयर ऑन ईयर पिछले 20 साल में देखा गया है, 100% से ज्यादा हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। एक बच्चा घर में बर्गर ऑर्डर करता है ऑनलाइन या टेक अवे होम डिलीवरी में, एक बर्गर में 550 कैलोरी है, एक कोक में 250 कैलोरीज हैं और 50 ग्राम से ज्यादा शुगर है, मतलब 15 टीस्पून शुगर एक ग्लास में है। हाँ। तो इसका हानिकारक इफेक्ट तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, आती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर योगेश खुराना, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे केसेस आजकल हमने देखा है कि ADHD, ऑटिज्म, इन तमाम केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, कहा तो जाता है कि उनको भी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कई बार वो भी नहीं देती, डाइट नहीं लेती, या फिर उनका डाइट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उसका भी एक असर देखा जाता है। और उस पर ये जो हम पैकेज्ड फूड, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि हम सीधा पैकेज फूड पे डाल देते हैं, क्या ये एक बड़ा कारण देख रहे हैं उसका? हाँ जी, हाँ, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हम देखते हैं कि इंसिडेंस बढ़ रहा है और हमको उसके एग्जैक्ट कॉजेज नहीं पता है, बट ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, इस सब से बहुत जो हानिकारक इफेक्ट है, जिसको हमको लॉन्ग टर्म में जो चीजें पता चलेंगी। तो एक बैलेंस डाइट के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों एक बैलेंस स्लीप लें। स्लीप का बहुत एक इम्पोर्टेंट डाइट के साथ वो रहता है कि जो बच्चों को एडिक्वेट स्लीप मिलता है, उनका जो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, और उनका डाइट, तीनों चीजें बेटर होती हैं। तो एडिक्वेट स्लीप भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। लेकिन आपकी स्लीप भी तो आपकी डाइट के हिसाब से ही जुड़ी हुई है ना। आप देखिए कि शाम होते होते अगर बच्चे कुछ इस तरह का हाई कैलोरी फूड ले लेंगे, उसका असर आपकी नींद पर पड़ेगा। बिल्कुल, इनफैक्ट ये बोला जाता है कि सोने से कम 2 से 2.5 घंटा पहले हम लोग कोई भी हैवी मील ना लें, क्योंकि उससे हमारा स्लीप पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीमली जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, हाई सोडियम फूड्स होते हैं, उसका भी स्लीप पे इफेक्ट होता है। तो वो स्लीप को इफेक्ट करता है, फिर से वो डाइट को इफेक्ट करता है, और ये एक साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। एक बार रेणु जी, आपने इस तरह के केसेस देखे हैं, काफ़ी बढ़े हों, क्योंकि देखिए डाइट फूड पैटर्न में तो चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। हम अगर डेकेड की बात करें, पिछले एक दशक की या 2 दशक की बात करें, काफ़ी सारे चेंजेस बच्चों के फूड पैटर्न, फूड हैबिट्स में आए हैं। हाँ बिल्कुल, जो फूड के साथ साथ और भी रीजन है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बहुत कम हो गई है। पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हुआ, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं कि वो फास्ट फूड में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता घर का खाना, उनको नहीं अच्छा लगता। ये एक एंगल है, बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, CBSE की तरफ से स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पे सेवा, हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हम पैरेलली रन करते हैं, जिससे कि बच्चा हर दिन कम से कम 40 से 45 मिनट खेले। शाम को हम एकेडमीज चलाते हैं जहाँ बच्चे आके कर सकते हैं। तो व्हाट आई फील इज कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल जो एरा आया है, जो जिसमें कि बच्चों को इतनी लत लग चुकी है मोबाइल्स की और सिस्टम्स पे बैठने की, जिसमें कि आधा टाइम उनका उस पे जाता है, बाकी टाइम वो जो भी है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई भी आजकल उस पर करना चाह रहे हैं। और ओबेसिटी का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं वो मेंटली और इमोशनली वीक हो जाते हैं जब ओबेसिटी आती है। ऑफ कोर्स वो खाने की वजह से किसी
फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से वो मोटापा आया है, पर उसके और साइड इफेक्ट्स भी हैं जो एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल मैं देखती हूँ। मैम इसी के साथ एक और चीज इंक्लूड करूंगी, अब बच्चों का होमवर्क से लेकर वो लोन इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस हॉलीडे हो जा रहा है। होमवर्क सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, जरा बिल्कुल। सा कुछ होता नहीं कि बच्चे सीधा ऑनलाइन क्लासेस पे चले जाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई भी ऑनलाइन तो क्लासेस ऑनलाइन पे हो गई, जाते जाहिर हैं, सी बात है, उनका किताबें भी। सिटिंग बिल्कुल स्पैम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, बुक्स भी उनको ऑनलाइन बुक्स वो रीड करते हैं, मतलब हाँ। टिंडर पे रहेंगे, दे डोंट वांट टू राइट, दे डोंट वांट टू रीड फ्रॉम द बुक्स, वो सीधा ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एंगल है जिसकी वजह से मतलब ये कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही है उनकी बिल्कुल, हेल्थ। एक बार डॉक्टर और अर्जुन को इंक्लूड एज कर एन लेती हूँ। एजुकेशनिस्ट ये बदलाव मैं हर दिन देख रही हूँ। जब हम स्टूडेंट्स थे सिनेरियो अलग था, जब हम टीचर थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, तब सिनेरियो अलग था। आज की डेट में हर स्कूल में 2 से 4 बच्चे आपको डायबिटीज टाइप 2 मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल एडल्ट्स में हुआ करता था। अब बिल्कुल हमें वो बिल्कुल लौटती हूँ। डॉक्टर अर्जुन आपको इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि एक जो सर्वे हुआ है जिसमें 6 से 19 साल के बच्चे 3888 बच्चों पर सर्वे हुआ था और उसमें ये पाया गया 9.2% जो छात्र हैं, सबसे ज्यादा छात्रों में पेट में चर्बी है, यानी पेट की चर्बी का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हैं। जी, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं इसको। बेसिकली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट जो है वो हमारे एब्डोमेन पे ही होता है, जो इजी एरियाज होते हैं। सबसे ज्यादा ये हार्मोनल होता है। बेसिकली ओबेसिटी इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजी की वजह से ज्यादा होती है। हम पेशेंट को ये भी नहीं बोल सकते कि तुम मोटे हो, तुम कम खाया करो। उसको डायरेक्टली ऐसे बोलना, इट हर्ट्स देम इमोशनली, जैसे मैम ने बताया। तो पेट की चर्बी इसीलिए बढ़ती है मैडम, क्योंकि वहीं पे जाके सबसे पहले फैट डिपॉजिट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी एरियाज में बढ़ती है। जैसे कि सबसे पहले आर्म्स में, फिर उसके बाद थाइज में, और चिन एंड फेस। धीरे धीरे फैट की क्वांटिटी बढ़ने से ज्यादा उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर लेथार्जी आती है। लेथार्जी के बाद जैसे आपने एनुमरेट की इतनी सारी बीमारियां, जब वो बड़ा होता जाता है, फिजिकल एक्टिविटी, नेचुरली जो सर ने बताया, लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सबसे बड़ा कारण है। सब कुछ इजी एक्सेस है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस इतना ज्यादा दे देते हैं बच्चों को शुरुआत में ही कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तो पढ़ाई कर। ये सारी स्ट्रेस भी एक चीजें बड़ा विशियस कारण है साइकिल बन ओबेसिटी का। जाती हैं। जी, स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है ओबेसिटी का। स्ट्रेस तो बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर ओबेसिटी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए एक आदमी या कोई भी अडल्ट जो है उस सहारा लेता है खाने का। एंड व्हेन ही ईट्स अ हाई कैलोरी डाइट, उसको लगता है कि उसका स्ट्रेस बस्टर एक्ट करता है वो। बिल्कुल, छोटे से ब्रेक के लिए आपको रुकना है। डॉक्टर गीतिका हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शुरुआत कैसे दिन की जाए ताकि पूरा दिन हमारा हेल्दी रहे, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। क्या है हेल्दी इंडिया की राइट चॉइस, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे मोटापा लगातार एक परेशानी, एक बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है और 2050 तक कहा जा रहा है कि आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्पेशली बात अगर की जाए तो बच्चों में मोटापा बहुत ज्यादा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आंकड़ा आपको वर्ल्ड का भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गीतिका आपके पास आते हैं। शुरुआत हम किस चीज से करें ताकि हमारा दिन एटलीस्ट थोड़ा तो हेल्दी बन पाए? हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग स्पेशली बच्चों को गुनगुने पानी के अंदर नींबू डाल के देना चाहिए, क्योंकि आजकल एसिडिक बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी, तो हमें बॉडी को अल्कलाइन करना चाहिए, डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है डे का, और आजकल तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बच्चों को एग खिलाइए या मूंग दाल चीला खिलाइए। साथ में उनके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्रेड्स दे दो उनको, या फिर जो शकरकंदी होती है, स्वीट पोटेटो, वो ऐड करो डाइट में। साथ में दूध के अंदर आप एक मखाने और नट्स और सीड्स सबको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लो, ताकि बच्चों के अंदर, जैसे बच्चे बहुत फिनिकी होते हैं, हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, तो आप 2 चम्मच वो पाउडर डाल दीजिए दूध में, तो ये काफी इंस्टेंट एनर्जी की ड्रिंक बन जाएगी। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जहां से शुरुआत होगी। गीतिका जी लौटती हूँ आपके पास। तो मोटापा सिर्फ हमारे ही देश की समस्या नहीं है, बल्कि अगर हम दुनिया के कई देशों की बात करें वहां पर भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लेंसेट 2025 की एक रिपोर्ट आई है, उसमें प्रकाशित स्टडी के मुताबिक दुनिया के टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मोटापे के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा मोटापे के मरीज हैं।
40.2 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। और यहां पर हम साथ ही साथ ये बताते जाएं कि कुल आबादी का ये 40.2 करोड़ है। हालांकि चीन की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत की आबादी भी ज्यादा है। यहाँ 18 करोड़ लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। चिंता का विषय अमेरिका के लिए है, आबादी कम है, लेकिन यहां पर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वाकई वहां के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। 17.2 करोड़ लोग अमेरिका में ओबेसिटी के शिकार हैं। और अमेरिका की पिछली सरकार, जो बाइडेन सरकार ने बाकायदा इसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने हमारे भारत के मिलेट्स का जिक्र किया था कि उसको फूड में इंक्लूड करना चाहिए। ब्राजील की बात कर लेते हैं, कुल आबादी का 8.8 करोड़, रूस में कुल आबादी का 7.1 करोड़ लोग, और मैक्सिको में 5.8 करोड़ कुल आबादी के, इंडोनेशिया में 5.2, मिस्र में 4.1 करोड़ लोग भारी मोटापे से पीड़ित हैं। ये एक आंकड़ा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ये एक आंकड़ा है जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर खुराना, अब आपके पास आते हुए, लेकिन अगर हम इसमें भारत की बात करें, कंपैरिजन किया जाए तो भारत में भले कम है, लेकिन फिर भी भारत में कितनी बड़ी चिंता का विषय ये है? डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो म्यूट है जी। हम देख रहे हैं कि काफी पिछले साल से इसमें जो ट्रेंड है वो बहुत इंक्रीजिंग है। इंडिया में अभी चाहे ओवरऑल नंबर्स फिर भी लो हैं, बट वो जो ट्रेंड है ओबेसिटी का, चाइल्डहुड ओबेसिटी का, वो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हो गया है। तो ये एक मेनली चिंता का कारण है, क्योंकि हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हमको ओबेसिटी के नंबर्स और बढ़ते जाएंगे तो फिर उसका जो हेल्थ डिजीज और उसके जो इम्प्लीकेशंस है बाद में, वो बहुत हमारी कंट्री के लिए एडवर्स रहे। उसमें भी हाँ, अपनी बात रख लीजिए पहले। ये एक बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और यही मेनली हमारे लिए जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है। उसमें भी एक और चीज अगर मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दूं तो सर ये देखिए कि जो एक ये नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे 2021 का, इसमें अगर देखा जाए, डॉक्टर अर्जुन आपसे ये सवाल है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ओबेसिटी की संख्या, जो मरीज हैं वो ज्यादा हैं। 15 से 49 साल की अगर आयु वर्ग की बात की जाए तो 4% अगर पुरुष हैं तो 6.4% महिलाएं इसमें हैं। यस, हाँ जी मैम, लेकिन मैं देखूंगा इस चीज को हम सिर्फ एक नंबर एनालिसिस ही बोलेंगे। व्हाट हम लोग जो डेली रूटीन में देखते हैं पेशेंट्स को, आई फील वी सी मोर ऑफ ओबीस मेल्स दैन फीमेल्स, क्योंकि वो आते ही हमारे पास शायद इसीलिए हैं क्योंकि दे हैव द फ्रीडम टू कम एंड विजिट टू द ओपीडी, उनको पूरे दिन एक्टिविटी करनी है। 4 और 6% बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑल्दो टोटल नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा। बोथ आर इक्वली एट रिस्क ऑफ एनी डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम ओबेसिटी, क्योंकि उसकी वजह से आने वाले समय में जो बीमारियां होने वाली हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, ब्रेस्ट कैंसर्स, यूट्राइन कैंसर्स, ये सारे की सारे एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से ही होते हैं। तो इस आंकड़े को पुरुष ये ना समझ लें कि हम कम मोटे होने के चांसेस हैं, दोनों में इक्वल चांसेस हैं। फीमेल्स इसीलिए क्योंकि अब तो खैर समय बदल रहा है, दे आर वर्किंग, ज्यादातर वो घर पे रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, इस वजह से हो सकता है, एंड मे बी दे हैव एक्सेस टू द किचन ऑल डे, बट दिस इज नॉट द रीजन। बोथ आर एट सेम रिस्क और दोनों में ही इक्वल ओबेसिटी है, व्हाट आई सी इन माय ओपीडी। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 2050 तक भारत की 1/3 आबादी यानी कि 1/3 पॉपुलेशन मोटापे का शिकार होगी। डॉक्टर संजीव, आपके पास आना चाहूंगी। इसमें अगर मैं बच्चों के आंकड़े की बात करूं तो उसमें 3.4% बच्चे जो कि मोटापे का शिकार है। ये ट्रेंड अगर हमने अब पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया और उसके ऊपर हमने एक नेशनल वाइज कंसेंसस से इम्प्लीमेंट प्लान नहीं किया, तो ये सारी बीमारियां अगले 4, 5, 6 साल, 10 साल तक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगी। ठीक है। मैंने अभी तक एक स्कूल नहीं देखा जो स्कूल का जो प्रिंसिपल या जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेरेंट्स को बुलाए कहने के लिए कि आपके स्कूल हेल्थ चेकअप में आपका बच्चा ओबीस है। स्कूल ये बुलाता है कि आपके बच्चे के ज्योग्राफी या फिजिक्स या मैथ्स या सोशल साइंस में मार्क्स कम है। जब तक हम हेल्थ को इंसेंटिवाइज नहीं करें, जब तक हम स्पोर्ट्स को एक करिकुलम ना बनाए, स्पोर्ट्स को आप मार्क्स दीजिए, ज्यादा बच्चे खेलेंगे। यहां इनको लग रहा है कि स्पोर्ट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे शायद मार्क्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए।
हमारा ये मैसेज आपके प्रोग्राम से, मेरा खाली एक नहीं, मैसेज डॉक्टर है। रेनू बैठी, हम उनसे जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रेनू जी के पास जाऊंगी। मैं खाली एक ही लाइन कहना चाहता हूँ एंड में कि हम मार्क्स के पीछे ना भागें, हम खाली भागें। इफ यू रन यू विल रिमेन फिट। बिल्कुल रेनू जी, वैलिड पॉइंट है। कितनी बार ऐसा होता है? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। मतलब ऐसा आप एक यूनिवर्सल रूल नहीं बोल सकते कि किसी स्कूल में नहीं होता। अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं, हम लोग रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करते हैं और ओबीज केस में हम बुलाते हैं पेरेंट्स को, इन केस अगर हाईलाइटेड हो। नॉट ओनली ओबीज, किसी को हमें लगता है कि बच्चा ऐसे आंखें क्लोज करके पढ़ रहा है, यू नो, एंड पेरेंट्स हैव नॉट रियलाइज कि उसकी आई साइट खराब है, तो हम तब भी बुलाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसकी आंख में कुछ दिक्कत है, आप चेकअप करवाइए। सो वी डू दिस। हमारे पास ऑन रोल डॉक्टर्स और सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं। वी डू कॉल दी पेरेंट्स, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होते हैं। मेरा एक और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है मोटापे का। रीजन बीइंग, एज एन एकेडमिशियन में देखूं तो प्रेशर, जो किस टाइप का प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने देखा है बच्चे जब एग्जाम्स आ रहे हैं, या क्योंकि उनको पीयर प्रेशर है, उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव टू रीच दैट गोल, वो सारा कुछ भूल के एक ही जगह बैठ के उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी इसका बहुत बड़ा रीजन है, पीयर प्रेशर इसका बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन रेनू जी, ये भी देखा गया है कि हर स्कूल में, अब तो खैर पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, हर स्कूल में नॉर्मली 9th में बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, 10th 11th 12th में तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होती है। कोशिशें आजकल ये भी की जा रही हैं, काफ़ी पेरेंट्स का भी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है कि मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कैसा परफॉर्म किया वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी इस तरह की चीज़ें क्यों देखी जा रही हैं, हालांकि वो पोर्शन काफ़ी कम है? मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस, जब हम बात करते हैं ना, अवेयरनेस 2 टाइप की होती है। अवेयरनेस मीन्स नोइंग योरसेल्फ, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, और एक होता है नोइंग योर सराउंडिंग, नोइंग अदर्स अराउंड यू। और ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है। अपने आप को जो जानेगा वो हर चीज में, जैसे कि आपने मेल और फीमेल का भी एक डिफरेंस बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फीमेल्स का रेशियो ज्यादा बता रहा है, इट इज ओनली बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इंपॉर्टेंट और देयर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकना भी एक रीजन हो सकता है, बिकॉज दे आर हाउसवाइफ्स। तो यू नो, और अगर मान लो बाहर काम भी कर रही हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में वो नीचे आ जाता है। ठीक है, मे बी दैट इज वन रीजन कि यू नो फीमेल्स में ये मोटापा ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो अब एक बड़ी बात कि कैसे आप स्कूल्स में डाइट और डाइट पैटर्न को चेंज कर सकती हैं, कैसे आप पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं, कैसे बच्चों को समझा सकते हैं, उस पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले गीतिका जी, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं टिफिन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो? टिफिन ऑप्शंस में जैसे मैदा वाली मैगी के बजाय मिलेट मैगी लॉन्च हो चुकी है, मिलेट की मैगी दे सकते हैं आप। पोहा बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्राइड की जगह आप नॉनस्टिक पैन पे बना दो। पराठा जो है उसको तलो मत बहुत ज्यादा, व्हाई डू यू वांट टू डीप फ्राई, उसको आप नॉनस्टिक पैन पे बनाइए, ऊपर से आप देसी घी या व्हाइट मक्खन लगा कर दे दो। खूब सारा फ्राइंग जो और मैदा होता है वो नुकसान करता है। और जैसे सॉसेस होती हैं, केचप्स, उनके अंदर हिडन सॉल्ट और हिडन शुगर होता है जो आपकी बॉडी का पूरा इम्बैलेंस कर देता है। तो उसकी बजाय हम घर में घर की चटनी दे सकते हैं, आम की चटनी दे सकते हैं बच्चों को। जैसे अगर बच्चे को मटरा कुलचा खाने का मन है तो आप मटरा के साथ बच्चे को व्हीट कुलचा दे दो। व्हाइट ब्रेड के बजाय यू कैन गिव द चाइल्ड ब्राउन ब्रेड। तो हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव्स, बच्चों को हेल्दी ऑप्शन, अगर बच्चे को बर्गर खाने का मन है तो आप टिक्की को तलिए मत, आप टिक्की को पैन पे बना दो। तो हमें बच्चों को बहुत स्मार्ट ऑप्शंस देने पड़ेंगे और उनको आस्ते आस्ते करके वैसा वाला टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है डॉक्टर खुराना, एक थोड़ा सा जरा और चीज क्लियर कीजिए। कहा जाता है कि 3 साल तक बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं, यानी आप जो जो टेस्ट कराएंगे बच्चा उसी के हिसाब से खाता है, क्या ये ऐसा होता है? तो बच्चों को जो फूड इंडिपेंडेंस होता है वो शुरू में उनके जो टेस्ट वगैरह डेवलप होता है, शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि आजकल हम लोग खुद बच्चों को खिलाते रहते हैं। तो ये बोला जाता है कि एक्चुअली हमको बेबी लेड वीनिंग करना, जब 1 साल का हो जाए बच्चा तो हमको उसके प्लेट पे रख देना चाहिए, यू नो, लेट हिम मेक अ मेस एंड खुद से खाने दीजिए। वो जब खुद से खाते हैं तो उनका जो डाइटरी हैबिट्स है वो मच बेटर होते हैं, उनका जो टेस्ट है और उनका जो सैटिस्फैक्शन सेंटर है वो काफी वेल डेवलप होता है। तो रादर देन कि हम उनको फोर्स फीड करें, बेटर ये रहेगा कि हम लोग बच्चों को साथ में बिठाएं, स्पेशली अर्ली एज में। और ये बेबी वीनिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, बेबी लेड वीनिंग, कि खुद उनको अपने हाथ से। अब ये बताइए क्या हम पैकेज्ड फूड को डिलीट कर सकते हैं? क्या इंडिया वापस से अपने जो बेसिक फूड था हम उस पे आ सकते हैं?
डॉक्टर खुराना। तो पैकेज फूड एक्चुअली इंडिया में अब हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत इंक्रीज हो गया है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो पेरेंट्स का रहेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को देखते हैं और पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। तो ये सिर्फ बोल देने का बच्चों को कि आपको चिप्स नहीं खाने हैं या आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, वो कभी भी इनफ नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो देखेंगे घर पे, अगर घर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं, अगर घर पे चिप्स आ रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली खाएंगे। तो जैसे मेरे पास पेरेंट्स अगर आके बोलते हैं मेरे बच्चों को चिप्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि उनको तो नहीं पता था चिप्स बन के कुछ होता है, उनको हमने घर पे ही आदत डाली है। तो वो ये चीज हमको एज पेरेंट्स हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चे के सामने क्या खा रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन, एफएसएसएआई की भूमिका कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए हम चाहकर भी इस पैकेज फूड को हम अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से नहीं निकाल सकते कहीं ना कहीं। अब देखिए छोटी सी बात है, हालांकि आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दूध ज्यादा नहीं दीजिए, लेकिन दूध भी तो टेट्रा पैक्स वगैरह में ही आ रहा है। जी जी, ये बहुत बड़ी भूमिका है मैम, क्योंकि लॉज रेगुलेशंस जब तक हमारे कंट्री में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, तब तक जब तक वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप सही कह रही हैं, जो पैकेज फूड आ रहे हैं, दूध भी पैकेट में ही आ रहा है, तो अब दिस इज बेसिकली अ नेसेसरी ईवल बन चुका है। ये हमको ना चाहते हुए भी यही लेना पड़ता है। बट देर आर वेज, जैसे कि हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट मैम है उन्होंने बताया, देर आर वेज विच वी कैन अवॉइड। पर पैकेज फूड इन एनी वे इज नॉट एट ऑल हेल्दी, कभी भी ना था, ना है, ना रहेगा। इसलिए इट इज बेटर कि हम हमारा कंट्री या एफएसएसएआई जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट बनाए, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जो कि उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि वो कंज्यूमर लेवल तक आए ही नहीं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है इसकी पैकेज फूड की। डॉक्टर संजीव को इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कोई ऑप्शन है? आई थिंक हमें जो बेसिक्स हैं उस पर जाना चाहिए। जब बच्चा का जन्म होता है, आप उसके मुंह में या तो आप सूगर डाल देते हैं या प्लास्टिक की बोतल दे देते हैं। माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो आप ऑर्डर कर लो। आज के बच्चे में 5 साल 6 साल में उतनी क्षमता है कि वो फोन उठा के सीधा ऑर्डर कर लेता है। ये ट्रेंड चेंज करना है, इसलिए इस तरह के जो आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं बेहद जरूरी हैं। और ये स्कूल लेवल पर ये प्रमोट करना चाहिए कि ईटिंग हैबिट सही होनी चाहिए। पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। रेणु जी, केवल बच्चे नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी पेरेंट्स को काउंसिल करने की भी रहेगी। और क्या आपको लगता है कि स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल बन जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है स्कूल में। जैसे कि अभी आप हम लोग खाने की बात करें, सिर्फ खाना ही नहीं, हम तो यहाँ तक गाइड करते हैं पेरेंट्स को ओरिएंटेशन में बच्चों को कि आप एल्यूमिनियम फॉइल नहीं भेजेंगे, आप प्लास्टिक के टिफिन नहीं भेजेंगे, स्टील की बॉटल्स भेजेंगे। तो मतलब नॉट ओनली हेल्थ बट एनवायरमेंट, क्योंकि दोनों चीजें लिंक्ड हैं। यू नो, एनवायरमेंट इज, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट एंड वाइस वर्सा। तो हम यहाँ इतना डीपली जाके उनको हैंडआउट्स देते हैं, उनको सर्कुलर्स देते हैं, हम मील चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वीकली मील चार्ट, जिसमें काफी ऑप्शंस होते हैं। यू नो, ऑन मंडे यू हैव टू ब्रिंग दिस, ये ऑप्शंस हैं। तो वहां तक भी हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स कर रहे हैं जहाँ पे कि अवेयरनेस सेशंस हम करवा पाए। एक एग्जांपल अभी संजीव सर ने बोला, मैं उनसे बहुत एग्री करती हूँ कि हम तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं। पहले सब्जी लेने नीचे जाते थे, दो कदम चल लेते थे, अब क्या हो रहा है, ब्लिंकिट से घर पे आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, पर शुरुआत तो घर से ही होगी ना। शुरुआत खुद से होगी, शुरुआत घर से होगी। आखिरी कमेंट डॉक्टर गीतिका, आपका डाइट कैसी हो? डाइट हेल्दी हो, अच्छी डाइट हो और कलरफुल हो। जब भी बच्चा खाए तो आपको ये देखना है कि द प्लेट शुड बी कलरफुल प्लेट। उसके अंदर सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, एक प्रोबायोटिक यानी कि दही जरूर होनी चाहिए। और कार्ब्स के अंदर आप उसको चावल खिलाइए, मिलेट खिलाइए, रोटी खिलाइए और सैलेड। तो प्लेट हमेशा रेनबो प्लेट होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हेल्दी इंडिया का ये था डाइट प्लान जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम, थोड़े से ब्रेक के लिए।